हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इकरा फिजिक्स में। लास्ट लेक्चर में हम न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर रहे थे रिगार्डिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बिल्कुल बेसिक से कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स हमने सॉल्व किए थे, फिर लास्ट में जाके दो एडवांस लेवल के न्यूमेरिकल्स हमने सॉल्व किए थे। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और आज के लेक्चर में भी हम एडवांस लेवल के न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे रिगार्डिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और लास्ट में हम दो न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे जो कि होंगे जेईई एडवांस के पीवाईक्यू। ओके, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का हमारा खूबसूरत सा लेक्चर। लेकिन उससे पहले लास्ट लेक्चर में एक छोटी सी इत्तू सी मुझसे मिस्टेक हो गई थी, उसको देख लेते हैं, फिर हमारा नया क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्या मिस्टेक हुई थी? लास्ट में हमने ये सवाल देखा था और मैंने आपको ये बात बोली थी कि एक डिस्क थी और h हाइट से मैंने एक चार्ज को ड्रॉप किया था। फिर अब मैंने आपको ये बात बोला था कि थ्रू आउट द मोशन इसके ऊपर जो फोर्सेस लग रहे होंगे वो होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg और अपवर्ड डायरेक्शन में गलती से मुझसे सिग्मा की जगह q लिखने में आ गया, तो ये q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट नहीं होगा, ये होगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। आप सबको पता है ये फॉर्मूला है ना, तो ये q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट नहीं होता, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का ड्यू टू अ डिस्क ऑन द एक्सिस ऑफ द डिस्क। ये फॉर्मूला होता है, तो q की जगह वो सिग्मा होता है। बाकी सब चीजें तो हमने बिल्कुल डिटेल में समझी ही थी। तो अगर आपको ये बात पता है कि सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा इनटू q अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg फोर्स लग रहा है, तो जो हमने थर्ड पार्ट निकाला था, कौन सा पार्ट? इक्विलिब्रियम पोजीशन। किस तरीके से निकाला था? सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ y लिखा था, फिर du बाई डी वाई करके उसको इक्वल्स टू 0 किया था, तब मेरे पास इक्विलिब्रियम पोजीशन आई थी y इज इक्वल्स टू r बाई रूट 3 के ऊपर। यस और नो? उसी चीज को आप ऐसे भी सोच सकते हो कि अगर आपसे बाकी पार्ट नहीं पूछे जाते, सिर्फ और सिर्फ ये बात पूछी जाती कि फाइंड द इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन बोले तो नेट फोर्स 0, तो नेट फोर्स 0 तो ऊपर लगने वाला फोर्स विल बी इक्वल्स टू नीचे लगने वाला फोर्स। इस तरीके से भी आप चीजों को सोच सकते थे और समझ सकते थे। कैसे? एक बार समझने की कोशिश करेंगे। ऊपर की तरफ लग रहा है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू 1 माइनस कॉस थीटा, तो क्या मैं कॉस थीटा की वैल्यू लिख सकता हूं क्या इसके अंदर? कॉस थीटा क्या होगा? फॉर एग्जांपल यहीं पे ही एक बार वापस डायग्राम बना लेते हैं। ये मेरी डिस्क, ये किसी भी y के ऊपर, ये है मेरे पास थीटा। तो अगर आप गौर से देखो तो ये r, तो ये क्या हो जाएगा? y स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो अगर इस ट्रायंगल के अंदर आप cos थीटा देखो तो cos थीटा होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस विच इज y डिवाइडेड बाय रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ये तो मैंने क्या लिखा? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू q, इट शुड बी इक्वल्स टू, जस्ट अ सेकेंड, इट शुड बी इक्वल्स टू mg, और q को मैं क्या लिख सकता हूं? 4 एप्सिलॉन नॉट g इंटू m डिवाइडेड बाय सिग्मा। तो q को मैं यहीं पे लिख देता हूं, यस और नो? 4 एप्सिलॉन नॉट g इंटू m डिवाइडेड बाय सिग्मा। तो ये सिग्मा से ये सिग्मा गया, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट गया, mg से mg गया, 2 1 और 2 2, यहां पे ओवरऑल सिर्फ 2 बचा, तो 2 माइनस, या फिर इस 2 को उधर ही ले जाओ, इधर 1 बचा तो इस तरफ आएगा, तो ये हो जाएगा 1 बाई 2, 1 माइनस y डिवाइडेड बाय रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, इट इज इक्वल्स टू 1 बाई 2। इसको इधर ले जाऊंगा, इसको इधर लाऊंगा, तो ये बचेगा 1 बाई 2, इट इज इक्वल्स टू y डिवाइडेड बाय रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो एक बनेगा 4y स्क्वायर, इट इज इक्वल्स टू r स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, तो 3y स्क्वायर इट इज इक्वल्स टू r स्क्वायर। तो y की वैल्यू आ जाएगी r बाय रूट 3। तो आप चीजों को इस तरीके से भी सोच सकते थे और समझ सकते थे। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। ओके,
चलिए, तो मैंने आपको एक और मेथड बता दिया। अगर आपसे इक्विलिब्रियम पोजीशन पूछी जाए और अगर आपने नोट्स में ये बात लिखी होगी तो इस क्यू को सिग्मा कर लेना, और जिन बच्चों ने ये पूरा चैप्टर मेरे साथ पढ़ रखा है उसको अंदाजा हो गया होगा इस बात का कि सर यहाँ पे सिग्मा बोलना चाह रहे हैं। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। बाकी कल जो सॉल्यूशन हमने किया था उसके अंदर कहीं पे भी इसका इस्तेमाल नहीं किया था, वहां पे हमने पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में चीजों को सोचा था और समझा था। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, क्या बोला है, अ थिन डिस्क ऑफ रेडियस r is held closing the opening of a thin hemispherical shell of the same radius। कहने का मतलब क्या है कि मेरे पास एक हेमिस्फेरिकल शेल है कुछ इस तरीके से, और ये जो इस हेमिस्फेरिकल शेल का बेस है यहां पे मैंने एक बिल्कुल पतली सी डिस्क रख दी कुछ इस तरीके से, ताकि ये इस शेल को क्लोज कर दे। ठीक है भैया, क्या क्या बातें गिवन में है, इसकी जो रेडियस है वो है कैपिटल R, ये जो रेडियस है ये है कैपिटल R। आगे क्या बात बोली है, बोथ दो बॉडीज आर मेड ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल्स एंड हैव यूनिफॉर्म चार्जेस ऑफ द स्फीयर चार्ज डेंसिटी सिग्मा। मतलब क्या हुआ कि इसकी भी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो है सिग्मा, और नीचे जो प्लेट रखी हुई है ये बेसिकली एक डिस्क है, तो इसकी भी सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो है सिग्मा। मतलब इस पूरे हेमिस्फीयर के ऊपर भी चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, और नीचे जो मेरे पास एक क्या बोलते हैं सर्कुलर प्लेट बनी या फिर ऐसे कह लो डिस्क बनी, उसकी भी सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो है सिग्मा। आगे क्या बात बोली है, द प्लेट इज रिलीज्ड keeping the shell fixed, how much maximum kinetic energy will the particle acquire if it is released। कहने का मतलब क्या हुआ कि अब कहीं पे भी हमको मास का जिक्र नहीं है ना, तो हम ग्रेविटेशनल फोर्सेस को कंसीडर नहीं करेंगे। हमको क्या बात बोली है कि ये जो ऊपर का हेमिस्फेरिकल शेल है इसको तो हमने कर दिया फिक्स, इसको तो हमने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, और नीचे जो हमारे पास डिस्क है इसको हमने रिलीज किया। जैसे ही रिलीज करूंगा इसका कुछ ना कुछ मोशन होगा, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा, नहीं, क्योंकि ये भी मेरे पास चार्ज्ड है, ये भी मेरे पास चार्ज है, तो ये जो हेमिस्फेरिकल मेरे पास सरफेस है ये इसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स लगा रही होगी, क्यों, ड्यू टू चार्जेस, जिसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसकी वजह से ये मूव करने लग जाएगी। तो मुझसे सवाल में ये बात पूछी है, क्या बात पूछी है, how much maximum kinetic energy will the plate acquire after it is released। I hope the question is clear to you कि इसकी maximum kinetic energy कितनी होगी। अब सवाल समझो कि इस प्लेट की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पूछी है और इसके ऊपर और कोई फोर्स हम कंसीडर नहीं कर रहे, तो हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा सकते हैं। इसको मैंने रिलीज किया, जैसे ही रिलीज करूंगा तो इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी 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 बढ़ेगी, और जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी। तो काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा कब होगी, जब इस पॉइंट पे इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डिक्रीज होते 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 जीरो हो जाए। इसका मतलब जीरो कहां पे होती है, इन्फिनिटी पे, तो ये प्लेट जाके इन्फिनिटी पे पहुंच जाए, तब जाके हमारे पास इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी आएगी वो मैक्सिमम आएगी। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। तो ये हमारी इस प्लेट की इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन हमारे पास आएगी इन्फिनिटी पे, और इन्फिनिटी के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी होती है जीरो। तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी या फिर लॉस इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जब मैक्सिमम होगा तो गेन इन काइनेटिक एनर्जी भी हमारे पास मैक्सिमम होगा। क्यों, क्योंकि यहां पे तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी कितनी है, जीरो। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। अब मेरा टारगेट क्या है, मेरा टारगेट है कि इस पोजीशन के ऊपर, ये जो प्लेट की पोजीशन है, इस पोजीशन के ऊपर इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है वो निकाल लो। क्यों, क्योंकि यहां से लेके यहां तक लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, तो जितनी यहां पे है वो सारी की सारी लॉस कर देगा, एंड दैट विल बी माय काइनेटिक एनर्जी। तो जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वही मेरे पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी। अब सवाल उठता है कि इस प्लेट की पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालें। दो तरीके हैं हमारे पास, या तो
इस प्लेट की वजह से इसकी सरफेस के ऊपर जो पोटेंशियल है वो लिख लो, मल्टीप्लाई बाय ये जो हेमिस्फेरिकल सरफेस है इसके ऊपर चार्ज, या फिर ये जो हेमिस्फेरिकल सरफेस है इसकी वजह से इस डिस्क के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिख लो, मल्टीप्लाई बाय ये जो हमारे पास डिस्क है इसके ऊपर रखा हुआ चार्ज। दोनों तरीके से हम सोच सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं हेमिस्फेयर की वजह से इस डिस्क के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखूंगा तो चीजें थोड़ी आसान होगी। क्यों आसान होगी? सबसे पहले हम देखते हैं सेंटर पॉइंट के ऊपर कि सेंटर पॉइंट के ऊपर क्या सिचुएशन है, बाकी सारी पोजीशन के ऊपर धीरे धीरे हम चीजों को सोचेंगे। अगर मैं ये बात कह रहा हूं कि इसके ऊपर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो है सिग्मा, तो इसका जो सेंटर पॉइंट होगा इसके ऊपर पोटेंशियल कितना होगा? मुझे ये बात पता है, चाहे मैं इस हेमिस्फेयर के ऊपर कोई सा भी पॉइंट ले लूं, हर पॉइंट हर एलिमेंट मेरे पास इस सेंटर से इक्वल डिस्टेंस के ऊपर है, और अगर इक्वल डिस्टेंस के ऊपर है तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि इसका जो पोटेंशियल होगा वो होगा कि यहां पे जो बेसिकली चार्ज होगा, चार्ज कितना होगा? अगर इसको मैं Q बोलता हूं तो Q हो जाएगा सिग्मा इंटू 2 पाई आर स्क्वायर, तो के क्यू डिवाइडेड बाय इसकी रेडियस विच इज आर, यही पोटेंशियल होगा सेंटर के ऊपर। सर लेकिन आप सेंटर के ऊपर क्यों निकाल रहे हो, इस पूरी सरफेस के ऊपर क्यों नहीं निकाल रहे? तो पूरी सरफेस के ऊपर बेसिकली निकाल सकते हैं, लेकिन उसको समझने का एक और तरीका, कैसे समझेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि अगर आप गौर से देखो तो अगर मैं इसको पूरा करता हूं कुछ इस तरीके से, अगर मैं इस हेमिस्फेयर को पूरा करता हूं कुछ इस तरीके से, तो इसके ऊपर जो चार्ज है, जो हाफ के ऊपर चार्ज है वो है Q, तो इसके ऊपर चार्ज कितना हो जाएगा? 2Q, मतलब इस पूरे हेमिस्फेयर के ऊपर 2Q, इस पूरे स्फेयर के ऊपर, सॉरी पूरे स्फेयर के ऊपर Q ऑन स्फेयर इट विल बी इक्वल्स टू 2Q, यस और नो? बिल्कुल सही बात। अब सबको भूल जाओ, एक स्फेयर देखो, उसके सेंटर का कोई भी पॉइंट ले लो, चाहे ये पॉइंट लो, 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 ये जो पूरी स्फेरिकल सरफेस है, इस डिस्क के ऊपर कोई भी पॉइंट लो, इस स्फेरिकल सरफेस की वजह से जो किसी भी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा वो होगा K इंटू 2Q डिवाइडेड बाय R। क्यों? क्योंकि शेल है, शेल के लिए अंदर का पोटेंशियल और सरफेस का पोटेंशियल हमारे पास सेम ही रहता है। तो अगर मेरे पास पूरे स्फेयर की वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आया वो इतना आया, तो अगर मैं इस आधे को हटा देता हूं तो इस आधा बचा हुआ हेमिस्फेयर जो बचा हमारे पास आधा, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा इस पूरी प्लेट का वो कितना आएगा? K Q बाय R। क्या हम इस बात को समझ सकते हैं या नहीं समझ सकते कि अगर मैं पूरा स्फेयर लेता हूं तो उसकी वजह से प्लेट के हर पॉइंट के ऊपर, मतलब इनसाइड स्फेयर मेरे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है, तो इस प्लेट के ऊपर भी मेरे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा, विच इज K into charge on the sphere which is 2Q divided by R। और अब बिकॉज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, अगर पूरे स्फेयर की वजह से इतना आता है तो आधे स्फेयर जिसको हमने हेमिस्फेयर कहा उसकी वजह से कितना आएगा? KQ by R। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। तो मुझे ये बात पता पड़ी कि ये जो डिस्क है ये एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, और इसका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मेरे पास निकल के आया वो आया K Q बाय R, और Q की वैल्यू मेरे पास कितनी है? सिग्मा इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मेरे पास निकल के आ गया, तो क्या मैं इस पॉइंट के ऊपर इस डिस्क की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल लिख सकता हूं। पोटेंशियल एनर्जी लिखने का तरीका क्या है कि इस डिस्क का पोटेंशियल, मतलब इस डिस्क की लोकेशन पे पोटेंशियल मल्टीप्लाई बाय इस डिस्क के ऊपर चार्ज, और चार्ज कितना होगा? सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। ठीक है भैया, अब लिखने का ट्राई करते हैं। इसको थोड़ी देर के लिए मिटा दें। चलिए,
सबसे पहले मैं क्या लिख रहा हूं, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इट विल बी इक्वल्स टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, बेसिकली यहां पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, V इंटू चार्ज, V कितना है K इंटू Q कितना है सिग्मा इंटू 2 पाई R स्क्वायर डिवाइडेड बाय R इंटू इस डिस्क के ऊपर टोटल चार्ज। टोटल चार्ज कैसे लिखूंगा, सिग्मा इंटू इस डिस्क का एरिया विच इज पाई आर स्क्वायर, तो सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर इट विल बी इक्वल्स टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। क्यों, क्योंकि फाइनल पोटेंशियल एनर्जी तो मेरे पास कितनी हो गई, 0। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। चलिए, तो अब मुझे आंसर देना है एप्सिलॉन नॉट की टर्म में, तो k को मैं क्या लिख सकता हूं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। किससे क्या जा रहा है उसको देखते हैं, एक r से ये r गया, ये पाई से ये पाई गया, और कुछ जा रहा है क्या, और कुछ नहीं जा रहा। तो जो काइनेटिक एनर्जी होगी वही मेरे पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी। क्यों, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी जितनी थी वो सारी की सारी लॉस हो गई, तो जो गेन होगा वो मेरे पास मैक्सिमम होगा। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितनी हो जाएगी, सिग्मा इंटू सिग्मा इज सिग्मा स्क्वायर, फिर एक पाई आएगा, ये सिग्मा हो गया, ये सिग्मा हो गया, ये पाई हो गया। अब एक 2b आएगा, फिर ये होगा r क्यूब, 2 से तो ये चल जाएगा ना, 2 1 जा 2 2 जा, तो 2 लिखने की जरूरत नहीं है, r क्यूब डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा स्क्वायर पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट विच इज आवर ऑप्शन नंबर 3rd। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। आपको लग रहा होगा कि सर कोई बड़ी बात तो नहीं थी, आपने वही तो किया, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। बड़ी बात ये थी कि ये सोचना कि ये जो डिस्क होगी ये हमारे पास इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, जेईई एडवांस 2019 का सवाल है, बड़ा ही प्यारा सवाल है, समझने की कोशिश करेंगे कि क्या बोला है। A thin spherical insulating shell of radius r carries a uniformly distributed charge such that the potential at its surface is V naught। मेरे पास क्या सिचुएशन है कि एक स्फेरिकल शेल है कुछ इस तरीके से, और ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, लेकिन मुझे इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना है उस बात की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं गिवन में है। तो मैं अपनी तरफ से ये बात अज्यूम कर रहा हूं कि इसके ऊपर जो टोटल चार्ज है वो है Q, और इसकी जो रेडियस है वो मुझे गिवन में है R, और मुझे सवाल में ये बात दे रखी है कि इसकी सरफेस के ऊपर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो है V नॉट, और स्फेरिकल शेल की सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है, वो होता है KQ डिवाइडेड बाय R। तो V नॉट की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी KQ डिवाइडेड बाय R। आगे क्या बात बोली है, a hole with a small area alpha 4 pi r square, alpha is very less than 1, is made on the shell without affecting the rest of the shell, which one of the following statement is correct। अब मैंने क्या किया, इस शेल के ऊपर एक छोटा सा होल किया कुछ इस तरीके से, और इस होल का जो एरिया है लेट्स से उसको मैंने बोला a डैश, ये है अल्फा 4 पाई आर स्क्वायर, यस और नो। अब यहां से होल किया तो मैं ये बात बोल सकता हूं कि यहां पे कोई भी चार्ज नहीं होगा, यस और नो, क्योंकि होल कर दिया मैंने वहां पे, मतलब यहां से मैंने चार्ज हटा दिया, यहां पे चार्ज 0 है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि इसके ऊपर मैंने रखा Q डैश प्लस और Q डैश नेगेटिव, और Q डैश की वैल्यू कितनी होगी, क्या वो मैं निकाल सकता हूं क्या। मुझे ये बात पता है कि 4 पाई आर स्क्वायर के ऊपर जो चार्ज है वो है Q। क्या बात बोल रहा हूं कि 4 पाई आर स्क्वायर इसके ऊपर है चार्ज Q, तो यूनिट एरिया के ऊपर कितना होगा Q बाय 4 पाई आर स्क्वायर, और इतने एरिया के ऊपर कितना होगा अल्फा 4 पाई आर स्क्वायर के ऊपर Q बाय 4 पाई आर स्क्वायर इंटू
अल्फा 4 पाई आर स्क्वायर, इससे ये गया तो ये हो जाएगा अल्फा क्यू। कहने का मतलब क्या हुआ कि पहले अगर टोटल चार्ज Q था तो उसमें से अल्फा Q चार्ज गायब हो गया। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे अगर तुम Q डैश नहीं रखना चाहो, Q डैश में अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो यहां पे मैंने प्लस अल्फा Q और माइनस अल्फा क्यू चार्ज रख दिया। जैसे ही मैंने यहाँ पे प्लस अल्फा क्यू चार्ज रख दिया तो ये पूरा स्फेरिकल शेल कंप्लीट हो गया और उसके अलावा एक माइनस अल्फा क्यू पॉइंट चार्ज मेरे पास रखा हुआ रहेगा। इस तरीके से हम चीजों को सोचेंगे और समझेंगे। चलिए देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है मेरे पास, कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट है। मुझसे सवाल में ये बात पूछी है। सबसे पहला ऑप्शन, द रेशियो ऑफ पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द शेल to that of the point at r/2 from the center towards the hole will be 1 minus alpha divided by 1 minus 2 alpha। क्या बात बोली है कि सेंटर के ऊपर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, लेट्स से ये पॉइंट को मैंने बोला O, तो V0 VO नहीं यार, O तो मेरे पास ऑलरेडी ही है। लेट्स से इसको मैंने बोला C, तो VC डिवाइडेड बाय एक पॉइंट है मेरे पास टूवर्ड्स द होल एट अ डिस्टेंस ऑफ r/2। लेट्स से इस पॉइंट को मैंने बोला B पॉइंट, तो VC बाय VB मेरे पास कितना होगा। मुझसे सवाल में ये बात पूछी है, या फिर ऐसा कहो ऑप्शन में मुझे दे रखा है कि ये होगा 1 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 अल्फा। क्या ये ऑप्शन सही है या गलत, मुझे ये बात चेक करनी है। चलिए सबसे पहले C के ऊपर पोटेंशियल, मेरे पास ओवरऑल सिचुएशन क्या है कि एक पूरा स्फीयर है जिसके ऊपर चार्ज है Q और इसकी जो रेडियस है वो है R, और एक पॉइंट चार्ज है कितना, माइनस अल्फा Q। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जैसे ही मैंने इसको रिमूव किया यहां पे रखा अल्फा Q चार्ज, अल्फा Q चार्ज रखा, जैसे ही अल्फा Q चार्ज रखा तो ये बेसिकली पूरा एक स्फीयर बन गया, और माइनस अल्फा क्यू चार्ज रखा तो उसको मैंने एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर रहा हूं। यस और नो, ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जैसे ही मैंने अल्फा 4 पाई आर स्क्वायर इतना एरिया बाहर निकाला तो उसके साथ साथ इतना चार्ज भी बाहर गया, तो उतना ही चार्ज मैं पॉजिटिव और नेगेटिव रख रहा हूं। क्यों, क्योंकि यहां पे तो नेट चार्ज कितना है, 0। क्यों, क्योंकि यहां पे होल है। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। तो जैसे ही मैंने यहां पे अल्फा क्यू रखा तो इसके ऊपर अगेन मेरे पास कितना हो गया, टोटल चार्ज क्यू हो गया। तो मेरे पास ओवरऑल सिचुएशन क्या है कि एक स्फीयर है, स्फेरिकल शेल है जिसके ऊपर टोटल चार्ज है क्यू, और एक पॉइंट चार्ज है जिसके ऊपर चार्ज है माइनस अल्फा क्यू। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। तो इन दोनों की वजह से मैं चीजों को सोचूंगा और समझूंगा। चलिए तो सबसे पहली बात, इस पूरे स्फेरिकल शेल की वजह से सेंटर के ऊपर पोटेंशियल होगा K Q बाय R, प्लस इसकी वजह से जो इस पोटेंशियल होगा, क्योंकि ये पॉइंट चार्ज है तो नेगेटिव होगा, माइनस K अल्फा Q डिवाइडेड बाय R डिवाइडेड बाय B पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल। तो एक तो होगा पूरे स्फेरिकल शेल की वजह से, स्फेरिकल शेल की वजह से अंदर की किसी भी पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो वही होता है जो सरफेस के ऊपर होता है। तो सरफेस के ऊपर कितना है, K Q बाय R माइनस अल्फा Q की वजह से इस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल, क्योंकि ये पॉइंट चार्ज है तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, R/2 अल्फा KQ डिवाइडेड बाय R/2। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। तो यहां से KQ बाय R आपस में कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा 1 माइनस अल्फा और नीचे बचेगा 1 माइनस 2 अल्फा। तो क्या हमको यही बात दे रखी है, बिल्कुल यही बात दे रखी है। तो ऑप्शन 1 तो हमारे पास करेक्ट है। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द शेल इज रिड्यूस्ड बाय अल्फा V0 बाय 2R। अब मुझे क्या बात बोली है कि पहले जब ये होल नहीं था तब मेरे पास सेंटर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड, और होल करने के बाद जो सेंटर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो होल करने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो गई कितनी, इतनी, अल्फा V0 बाय 2R। तो चलिए देखते हैं पहले और बाद की सिचुएशन क्या है। अब बात समझो, जब ये पूरा स्फेरिकल शेल था, चलिए नेक्स्ट पेज पे बनाते हैं थोड़ा फटाफट।
दिस इज द इनिशियल कंडीशन एंड दिस इज द फाइनल कंडीशन। फाइनल कंडीशन में मेरे पास यहाँ पे एक होल भी हो रखा है और ये मेरे पास है इनिशियल कंडीशन। तो मुझे क्या बात बोली है कि इनिशियल से जब फाइनल पे मैं आया तो मेरे पास सेंटर के ऊपर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, क्या वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द शेल इज रिड्यूस्ड बाय दिस। तो सेंटर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो गई इतनी। चलिए, तो इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? ई इनिशियल ये है 0। क्यों? क्योंकि स्फेरिकल शेल की वजह से सेंटर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है 0, अंदर किसी भी पॉइंट के ऊपर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है। फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप गौर से देखो तो दो की वजह से, एक पूरे स्फेरिकल शेल की वजह से विच इज 0, और ये पॉइंट चार्ज की वजह से विच इज माइनस अल्फा क्यू की वजह से आर डिस्टेंस पे कितनी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड? के माइनस अल्फा क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा? माइनस अल्फा के क्यू बाय आर स्क्वायर। अब मुझे जो आंसर चाहिए वो वी नॉट की फॉर्म में चाहिए, और वी नॉट कितना है? के क्यू बाय आर। तो मैं क्या कर रहा हूं, इस आर स्क्वायर को आर इंटू आर लिख रहा हूं। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस अल्फा वी नॉट बाय आर। और मुझे सवाल में क्या बात दे रखी है कि रिड्यूस कितना हो जाएगा? अल्फा वी नॉट बाय 2r। यहां पे अगर मैं चेंज इन डेल्टा ई लिखूं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी रिड्यूस्ड हुई, तो वो कितना होगा? ई इनिशियल माइनस ई फाइनल विच इज 0 माइनस अल्फा वी नॉट डिवाइड, सॉरी कितनी रिड्यूस्ड हुई, माइनस अल्फा वी नॉट बाय आर, और एक नेगेटिव और आएगा तो इट विल बी इक्वल्स टू अल्फा वी नॉट बाय आर। ठीक है, तो रिड्यूस्ड इतनी हुई, तो मुझे ऑप्शन में क्या बात दे रखी है कि अल्फा वी नॉट बाय 2r, तो ये हमारे पास गलत ऑप्शन हो जाएगा। तो स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग। ये बात समझ में आई ना कि रिड्यूस्ड हमसे पूछा है तो आंसर मेरे पास पॉजिटिव आएगा। अगर ये बात पूछता कि कितनी चेंज हुई तो मैं लिखता फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आंसर नेगेटिव आता, और वो नेगेटिव का मतलब होता कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रिड्यूस हुई है। हमने पहले ही ये बात निकाल ली कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी रिड्यूस्ड हुई। तो रिड्यूस्ड जब मैंने ये टर्म लिखी तो इसका मतलब मैं लिखूंगा ई इनिशियल माइनस ई फाइनल, और वो आया मेरे पास अल्फा वी नॉट बाय आर, और ये मुझे बता रहा है कि इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हुई है। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। चलिए, नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट लोकेटेड ऑन अ लाइन पासिंग थ्रू द होल and shell center on a distance 2r from the center of spherical shell will be reduced by this। चलिए समझने की कोशिश करेंगे कि मेरे पास लेट्स से यहां पे होल है और यहां से 2r डिस्टेंस है, मतलब स्मॉल r की वैल्यू है 2r। इस पॉइंट के ऊपर, जैसे दिस इज माय इनिशियल कंडीशन, यहां पे r इज इक्वल्स टू 2r, तो इस पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चेंज हो गई, मतलब रिड्यूस हो गई, कितनी? अल्फा वी नॉट बाई 2r। इस स्टेटमेंट को चेक करते हैं। चलिए, सबसे पहले हम देखेंगे इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड। इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड पॉइंट के लिए कितनी होती है? के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो यहां पे r की वैल्यू कितनी है? 2r, तो ये हो जाएगी 4r स्क्वायर। फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड दो कारणों से होगी। एक तो स्फेरिकल शेल की वजह से, वो कितनी होगी? के क्यू बाय 4r स्क्वायर, क्योंकि स्फेरिकल शेल पॉजिटिवली चार्ज्ड है तो उसका डायरेक्शन ये होगा, और एक पॉइंट चार्ज की वजह से तो इसका डायरेक्शन ये होगा, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है तो एक नेगेटिव आ जाएगा। तो फाइनली इस पॉइंट चार्ज की वजह से कितनी होगी? के अल्फा क्यू डिवाइडेड बाय, अब इसका डिस्टेंस देखूंगा तो ओवरऑल सेंटर से डिस्टेंस है 2r, तो ये जो सरफेस पे अल्फा क्यू चार्ज रखा हुआ है इससे डिस्टेंस हो जाएगा r, तो डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। अब मुझे निकालना है कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हुई, तो मैं लिख रहा हूं ई इनिशियल माइनस ई फाइनल, तो ये कितनी हो जाएगी? के क्यू बाय 4r स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा,
तो अल्फा के क्यू बाय आर स्क्वायर, और अगेन मुझे किसकी फॉर्म में लिखना है, वी नॉट के फॉर्म में लिखना है, तो के क्यू बाय आर को मैं लिख दूंगा वी नॉट, तो अल्फा वी नॉट डिवाइडेड बाय आर, और मुझे कितना बोल रखा है, अल्फा वी नॉट डिवाइडेड बाय 2r, तो ये ऑप्शन भी मेरे पास गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्या बोला है, द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द शेल इज रिड्यूस्ड बाय 2 अल्फा वी नॉट। सेंटर के ऊपर अगर मैं बात करूं तो इनिशियल पोटेंशियल कितना था, इनिशियली जो पोटेंशियल था वो था के क्यू बाय आर, क्यों, क्योंकि सिर्फ शेल था, यस और नो। फाइनली पोटेंशियल दो कारणों की वजह से होगा, एक तो इसकी वजह से वी फाइनल के क्यू बाय आर, एक स्फेरिकल शेल की वजह से, और एक पॉइंट चार्ज की वजह से माइनस के अल्फा क्यू डिवाइडेड बाय आर। ठीक है, अब कितना रिड्यूस हुआ, मतलब वी इनिशियल माइनस वी फाइनल, तो अल्फा इंटू के क्यू बाई आर को मैं लिख सकता हूं वी नॉट, तो ये हो जाएगा अल्फा इंटू वी नॉट, और मुझे दे रखा है 2 अल्फा इंटू वी नॉट, तो ये ऑप्शन भी मेरे पास गलत हो जाएगा। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी ऑप्शन नंबर 1। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। तो अगर आपके पास हो सकता है आने वाले एग्जाम्स में ऐसा कोई सवाल आ जाए जहां पे छोटा सा चार्ज हम निकाल ले, तो जितना चार्ज हमने निकाला है उतना ही प्लस और उतना ही नेगेटिव कर देंगे, क्योंकि जैसे ही प्लस किया तो ये पूरा केस डिवाइड हो गया दो केस सिनेरियो में, मतलब दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एक हो गया स्फेरिकल शेल और एक हो गया पॉइंट चार्ज। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, जेईई एडवांस 2022 का सवाल है। क्या सवाल है, सवाल को समझने की कोशिश करेंगे। 6 charges are placed around a regular hexagon of side length A as shown in the figure. 5 of them have charge Q and the remaining one has charge X. The perpendicular from each charge to the nearest hexagon side passes through the center O of the hexagon and is bisected by the side. Which of the following statement or is or are correct in SI unit? क्या बात है, मेरे पास एक हेक्सागन है जिसकी साइड है ए, और बेसिक सा फंडा कि ये साइड अगर मेरे पास ए है और ये मेरे पास इक्वल डिस्टेंस है, कितना डिस्टेंस है ये नहीं गिवन में है, तो बात को जरा गौर से समझेंगे कि अगर मैं इनको इस तरीके से ज्वाइन करता हूं, ठीक है, तो ये है मेरे पास, ये है मेरे पास a/2, ये है मेरे पास a, यस और नो। अब क्योंकि ये हेक्सागन है तो ये जो सेंटर पे एंगल बन रहा होगा ये 60 डिग्री बन रहा होगा, तो ये एंगल होगा मेरे पास 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा a cos 30 विच इज √3a/2, और अगर ये √3a/2 होगा तो ये होगा √3a/2। अब क्या बात बोली है कि ऐसे Q Q Q Q Q इस तरीके से मेरे पास चार्जेस रखे हुए हैं, और एक X चार्ज सेम वे में, मतलब सेंटर से √3a डिस्टेंस पे, सेंटर से √3a डिस्टेंस पे, सिमिलरली सेंटर से √3a डिस्टेंस पे X चार्ज भी मेरे पास रखा हुआ है। तो कौन सा ऑप्शन मेरे पास करेक्ट है, समझने की कोशिश करेंगे। क्या बोला है, when X equals to Q the magnitude of electric field at O is 0। चलिए X की वैल्यू अगर मैं Q रख देता हूं तो सेंटर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज की वजह से K Q डिवाइडेड बाय ये टोटल डिस्टेंस कितना है √3, तो K Q डिवाइडेड बाय √3a का होल स्क्वायर, डायरेक्शन ये वाला, इसकी वजह से K Q डिवाइडेड बाय √3a का होल स्क्वायर, डायरेक्शन ये वाला, आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। सिमिलरली इसकी वजह से इधर, इसकी वजह से इधर, आपस में कैंसिल, इसकी वजह से इधर, इसकी वजह से इधर, आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास सेंटर के ऊपर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो 0 आएगी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमारे पास बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्या बोला है, when x equals to -q the magnitude of electric field at O is this। अब मैंने क्या किया कि x की वैल्यू रख दी -q। चलिए इनको थोड़ा सा मिटा देते हैं, थोड़ी साफ सफाई रखते हैं ना। चलिए x की वैल्यू रखी मैंने -q,
अब जैसे ही माइनस क्यू रखूंगा तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ रही थी और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ रही थी वो तो आपस में कैंसिल हो जाएगी, उसका मुझे कोई लेना देना नहीं है, उसकी वो ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में कहीं डिस्टर्ब नहीं होगी। सिमिलरली इसकी वजह से जो इधर आ रही थी और इसकी वजह से जो इधर आ रही थी वो भी आपस में कैंसिल हो जाएगी, इनके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जो इफेक्ट पड़ेगा वो ये रहेगा कि मेरे पास इसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही थी इस डायरेक्शन में E, और इसकी वजह से अब मैंने यहां पे रख दिया माइनस क्यू, तो इसकी वजह से भी इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी E। तो मैं ये बात बोल सकता हूं कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी 2E, और E की वैल्यू कितनी है 2K Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये टोटल डिस्टेंस कितना है मेरे पास, ये √3a/2 और ये भी √3a/2, तो ओवरऑल टोटल डिस्टेंस हो जाएगा √3a का स्क्वायर विच इज 3a स्क्वायर। 3a स्क्वायर। अब मुझे जो ऑप्शन दे रखा है वो एप्सिलॉन नॉट की टर्म्स में दे रखा है, तो k को मैं लिख सकता हूं 2 × q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 × 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू a स्क्वायर। 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, तो ये हो जाएगा q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू a स्क्वायर। सॉरी q स्क्वायर क्यों आएगा, के q होगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहे हैं हम, तो q बाय 6 पाई एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर विच इज आवर करेक्ट ऑप्शन। तो सेकंड ऑप्शन भी हमारे पास सही हो जाएगा। अरे समझ में आया ना, वो इलेक्ट्रिक फोर्स लिख दिया था, के क्यू बाई ए स्क्वायर होता है तो के क्यू डिवाइडेड बाय 3a स्क्वायर। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन क्या बोला है, व्हेन x इक्वल्स टू 2q द पोटेंशियल एट O विल बी दिस। अब मैंने क्या किया, यहां पे रखा 2q, तो O के ऊपर पोटेंशियल कितना होगा, चलो इसकी वजह से के क्यू बाय दिस डिस्टेंस, इसकी वजह से के क्यू बाय दिस डिस्टेंस, इसकी वजह से के क्यू बाय दिस डिस्टेंस, इसकी वजह से के 2q बाय दिस डिस्टेंस। तो ओवरऑल मैं ये बात बोल सकता हूं कि ओवरऑल चार्ज कितना है 7q, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस मेरे पास सेम है। तो थर्ड पार्ट के अंदर अगर मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखना है तो k इंटू 7q डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना है √3a। अब k को मैं क्या लिख सकता हूं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 7q डिवाइडेड बाय √3 इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू a। तो ये क्या बना 7q डिवाइडेड बाय 4√3 पाई एप्सिलॉन नॉट a। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। चलिए आगे स्टेटमेंट देखते हैं, फोर्थ स्टेटमेंट, when x is equals to -3q the potential at O will be this। -3q रखूंगा तो ओवरऑल चार्ज मेरे पास कितना हो जाएगा q q q q q 5q, और यहां पे आएगा -3q तो ओवरऑल चार्ज हो जाएगा मेरे पास 2q। तो यहां पे 2q आएगा, यहां पे 2q आएगा और यहां पे 2q आएगा, तो ये तो सही होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। एक बार वापस देख लेते हैं, तो पोटेंशियल मैं कैसे लिखूंगा k इंटू 2q डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना है √3a, यस और नो, और k को मैं क्या लिख सकता हूं 2q डिवाइडेड बाय √3 इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू a। ठीक है, तो यहां पे 3q दे रखा है यहाँ, और मेरा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 2q। तो हमारे पास जो लास्ट स्टेटमेंट हो जाएगा वो गलत हो जाएगा। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। ओके, तो यहाँ पे हमारे जेईई एडवांस लेवल के जो भी सवाल बनते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के ऊपर वो कंप्लीट होते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एवरीवन, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए।